हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम वैश्य सिंह, सारथी फाउंडेशन की फाउंडर एंड चेयरपर्सन। आप सबका जिज्ञासा के इस मंच पर स्वागत करती हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं और वहीं सारे कार्य भी फलित होते हैं। आज जिज्ञासा के मंच पर जो हमारा विषय है जेंडर इक्वालिटी, इसी पर आधारित है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जो शख्सियत है उनको किसी के भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्मर वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी रह चुकी हैं, सोशल रिफॉर्मर एंड एक्टिविस्ट हैं एंड ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोफेसर। तो चलिए मिलते हैं द मोस्ट एम्पावर्ड वुमेन आई नो, द आयरन लेडी, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते, थैंक यू मैम। पहले तो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती समय आज हमें दिया। और मैम, हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू आज लेके आए हैं जिस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे कुछ सवाल हैं जिस पे हम आपके विचार जानना चाहेंगे। तो मैम ये बताइए कि पहले कि जेंडर इक्वालिटी क्या है और ये ग्लोबल इशू क्यों है? एक तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने मंच पे आपने बोलने का मौका दिया। जेंडर इक्वालिटी जो बेसिकली कहा जाए तो लड़के और लड़की के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव ना करने की बात है। यानी कि दोनों ही जिस देश के, जिस समाज के नागरिक हैं जी, वो एक ही अर्थ में, एक ही मानी में, एक ही मीनिंग में वो नागरिक हैं। तो उनके रोल्स, उनकी क्वालिटीज़, उनके फितरत को लेके हम लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि भगवान ने या कुदरत ने जी, उनको फ़र्क तरह के इंसानों के रूप में बनाया है। आमतौर पे ये लोगों के दिमाग में रहता है क्योंकि उनमें एक बहुत बेसिक बॉडीली डिफरेंस होता है, शारीरिक भेद होता है। तो उसके ऊपर लोग ये बना लेते हैं कि फिर इनकी फितरत में भी, यानी स्वभाव में भी फर्क होगा। क्योंकि आपने अक्सर बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने कविताओं में, उपन्यास में, आम बातचीत में यही सुना है कि औरतें त्याग, तपस्या, प्रेम, सेवा की प्रतिमूर्ति होती हैं। पुरुषों के बारे में, लड़कों के बारे में मैंने इतनी अच्छी बातें कभी नहीं सुनी। तो मुझे लगता है लड़कों की तरफ से मुझे बड़ा दुख होता है कि इतनी बढ़िया जो मानवीय गुण हैं वो लड़कों के साथ क्यों नहीं जोड़े जाते और उन्हें क्यों नहीं बुरा लगता कि सारी अच्छी बातें औरतों के बारे में जोड़ दी गई हैं। लेकिन उसके एवज में क्या है कि जितने पावरफुल चीज़ें हैं, शक्ति, ताकत और डोमिनेट करने का कि कौन सी चीज़ें आपकी चलेंगी, कौन सी चीज़ें आपको सिर्फ माननी पड़ेंगी, उसमें फिर औरत को उन्होंने नुकसानदेह स्थिति में रख दिया। ये जो पुरानी सोच चली आ रही है जी, उसके हिसाब से तो ताकत कहते हैं कि आदमी में ज़्यादा होती है, निर्णय वही लेगा, फैसले वही लेगा, प्रॉपर्टी का मालिक वही होगा, बड़े बड़े समाज की जिम्मेदारियां वही लेगा। औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने और उनका पालन पोषण के लिए। अब ये पुराने ख्याल थे जो आज भी हमारे संग हैं। लेकिन जैसे लोग ज़्यादा बात समझते जा रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ती चली जा रही है, तो उसके आधार पे अब ये समझ में आ रहा है लोगों के कि ये बात ज़रूर है कि बच्चे पैदा करने वाला जिस्म सिर्फ औरत का होता है, लेकिन बाकी जो भूमिकाएं हैं, रोल्स हैं, काम हैं, उनमें दोनों एक तरह के काम कर सकते हैं और दोनों एक समान ह्यूमन हो सकते हैं, सहनशील हो सकते हैं, होते भी हैं। हमें बहुत उदाहरण मिलते हैं। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि औरत आदमी की तरह से हो जाए और आदमी औरत की तरह से हो जाए। आदमियों ने अभी तक औरत को दबाया है तो अब औरत आदमी को दबाएगी, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। जी,
इक्वालिटी का मतलब ये भी नहीं है, बराबरी का मतलब ये भी नहीं है कि हम उनके बीच में जो कुदरत ने फ़र्क दिए हैं उनको हम नकार दें। कुदरत ने केवल जिस्मानी फ़र्क दिया है, लेकिन अक्ल, काम करने की ताकत, हर तरह की जिम्मेदारी निभाने की ताकत, घर के अंदर ही नहीं बाहर भी जिम्मेदारी उठाने की ताकत दोनों में है। सहनशीलता भी। आदमी भी देखिए, पिता क्या अपने बच्चे की बातें की चीज़ों के लिए सहनशील नहीं बनता है। गरीब माँ बाप को देखिए, केवल माँ ही नहीं करती है। गरीब बाप अपनी टूटी चप्पल पहने रहेगा, लेकिन अपने बच्चे के स्कूल के जाने के शूज़ पहले खरीदेगा अपने, तो वो भी करता है त्याग। जितने भी देशों के क्रांति के इतिहास रहे हैं, हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम रहा है, उसमें क्या आदमियों ने सेक्रीफाइस नहीं किए? तो ये कहना कि त्याग सिर्फ औरत कर सकती है, ये गलत है। एक हिस्टोरिकल है, इतिहास में हमें दोनों तरह की चीज़ मिलती हैं। तो ये एक हमने बना रखा है कि औरत सिर्फ ये काम कर पाएगी, वो नहीं। दोनों तरह के काम कर सकते हैं, एक तरह की जिम्मेदारी ले सकते हैं, यही बराबरी है। मैम, ये ग्लोबल इशू क्यों बन गया है? किस कारण से ये इतना ज़्यादा आज के समय में इसको लेके, अगर आप कहिए, अगर लोग जानते भी हैं, जागरूक भी हैं, फिर भी लोग इसको मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्यों? इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब भी जानवरों से ह्यूमन रेस, मानव प्रजाति पैदा हुई होगी, उस मानव प्रजाति ने धीरे धीरे अपना समझ बढ़ाई होगी, ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त किया। जैसे जैसे वो समझता गया, उसने ये समझना शुरू किया कि औरत आदमी के जो डिफरेंस हम समझते थे सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की वजह से, वो गलत है। बाकी चीज़ें दोनों में समान है, सिर्फ ये चीज़ छोड़ करके वो कर सकते हैं वो सब काम। हमें उनको महदूद करने की, सीमा रेखा में रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये बात समझी, लेकिन कुछ लोग चूँकि आदी थे पुरानी सोच के, इसलिए वो उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है कोई नई बात सोचने के लिए हमेशा इसलिए पूरी दुनिया में ये बात रही कि पहले औरत को सिर्फ घर तक सीमित किया गया कि वो सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती है, बच्चे पाल सकती है। धीरे धीरे समझ में आया कि वो तो सब कुछ कर सकती है, वो इंडस्ट्री भी चला सकती है, नेता भी बन सकती है, वो सड़क देश भी चला रही है, बहुत कुछ है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आई, लेकिन हमेशा जब नई चीज़ आती है तो बहुत सारे लोग चूँकि पुरानी चीज़ से फेमिलियर हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, दिमाग ज़्यादा नहीं खर्च करना पड़ता है, तो ये आरामदेह होता है कि जो पुराना चल रहा है चलने दो। मैं एक उदाहरण दूंगी स्लेव्स का। पहले, पता नहीं सबको ये कितने लोगों को पता है कि पहले खुलेआम दासों के, इंसानों के बाज़ार होते थे, इंसान खरीदे जाते थे, ज़िंदगी भर के लिए वो बिक जाते थे उनका काम करने के लिए, और लोग समझते थे ये नेचुरल है कि कुछ पैदा ही होते हैं दासों के रूप में, स्लेव्स के रूप में। लेकिन जब बात समझे तो कुछ चंद लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया, उसके भी खिलाफ मुहिम हुई। जैसे आज बहुत से लोग नहीं मानना चाहते हैं लड़का लड़की बराबर हैं, तो उस समय भी लोग नहीं मानना चाह रहे थे। भी कुछ लोग जन्म से ही दास नहीं होते हैं, बल्कि आप बनाते हैं, समाज बनाता है उन्हें। तो उसी तरह से जेंडर के बारे में हो रहा है कि आज भी बहुत से लोग ही समझते हैं नहीं, औरत चूँकि बच्चे पैदा कर सकती है इसलिए वो केवल बच्चों तक ही महदूद रहे। ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है। वो बच्चे भी पैदा कर सकती है और तमाम और काम भी कर सकती है, वो सब काम जो आदमी कर सकता है। और आदमी बहुत से काम जो नहीं करता है वो कर सकता है पर करता नहीं है। भाई वो औरत बच्चे ही तो पैदा कर सकती है, लेकिन आदमी उसकी नैपी साफ कर सकता है, बच्चे को नहला सकता है, खिला सकता है, उसमें शेयरिंग वो नहीं कर सकते। और बाजार में जो औरतों के काम माने गए हैं, आप देखिए जरा पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स इसको हम लोग कहते हैं, कि खाना घर में बनाने के लिए भी औरतों ही के हाथ का खाना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब उससे पैसा मिलने की नौबत आती है तो बाज़ार में, होटल में, 6 स्टार होटल में 99.9% सब आदमी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसा है। पैसा है तो इज्जत है, आत्मसम्मान है। उससे मेहंदी तक आप आदमी, किसी बाज़ार में लखनऊ में बता दीजिए कि आदमी में हाथों में मेहंदी लगाने औरत बैठी हो, आदमी बैठा है। तो ये अपने आप ये समाज की बनाई हुई चीज़ है कि औरत को हम बाहर नहीं निकल के और आत्मनिर्भर नहीं होने देंगे। इसी के खिलाफ हमको लड़ना है और आदमियों के बीच में भी काम करना है।
आप ठीक कह रहे हैं मैम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनको कहते हैं ना, एक वो अपनी विचारधारा बदलना नहीं चाहते हैं, वो उनको बदलाव चाहिए नहीं, शायद उनको ये भी लगता है कि बदलाव आएगा तो जो उनकी अहमियत है, जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जिसको कहा जाता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, उन्हें लगता है। और मैम आई थिंक इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो अपने आप में इतने कमज़ोर हैं मानसिक रूप से नहीं, कि ऐसा शायद ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कमज़ोर है, लेकिन होता यह है कि सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता, अटपटा लगता, उनको अटपटा लगता है कि अब हम जाके रोटी बनाएंगे। बाहर बनाने में उनको लगता है कि ये तो प्रोफेशन है। घरेलू काम और प्रोफेशन, घरेलू काम को हम प्रोफेशन से कम इज्जत वाला जब तक मानते रहेंगे तब तक ये चलेगा। जब घर के काम को इज्जत मिलने लगेगी और उसकी कीमत आंकी जाएगी तो सब बराबर लगने लगेगा, फिर ये नहीं होगा। एक बार ये अगर समझ में आ जाएगा कि औरत पैसा मांगती नहीं है पति से या अपने बाप से, लेकिन वो इतनी कीमत का काम करके देती है, तब समझ में आएगा कि वो भी कहीं कमा ही रही है, आपका बचा रही है उतना, तो आपकी इनकम बढ़ रही है। हाँ, तो शी इज़ मैनेजिंग द हाउस, शी इज़ मैनेजिंग योर फाइनेंसेस इवन। And I would say that men should share there and women should share in the public space. अग्रीड। मैम ये बताइए, लुकिंग एट दिस सिचुएशन जो है, क्या किस तरीके से वी कैन ब्रिंग एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी? Number one, we have to realize that it is a very old habit with us. यानी ये बहुत पुरानी सोच एक हमारे मन में पड़ी हुई है, सदियों से पड़ी है, उसके हम आदी हो गए हैं, तो इसलिए बहुत जल्दीबाजी से तो नहीं होगा। एक बात ये। दूसरी बात ये, कोई एक फॉर्मूला नहीं है ये, चूँकि जेंडर एक लड़के लड़की के भेदभाव की चीज़ ऐसी जो हमारी पूरी ज़िंदगी को समेटती है और उसके जितने फ़र्क पहलू हैं ज़िंदगी के, उन सब में वो घुसी हुई है। इसलिए हम लोगों को इसके लिए तमाम सारे तरह के काम करने पड़ेंगे, चौतरफा काम करने पड़ेंगे। स्कूलों की किताबों में हम लोग ने उसकी भी एक अध्ययन किया था, तो बहुत ख़राब है, उसमें जेंडर को लेकर के हम लोग ने गवर्नमेंट से कुछ चेंजेस भी कराए थे। तो एक तो स्कूलों में हम किस तरह की चीज़ पढ़ाते हैं जिसमें कि औरतों के स्टीरियोटाइप रोल ना हो, फिर सेंसिटाइजेशन, बहुत जो फ़र्क तरह के तबके, सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस है, जजेस हैं, उनका होना चाहिए। वो बन तो गए हैं ये सब कुर्सियों पर, हाँ, लेकिन उनकी सोच तो वही आई है जो बचपन से उनके मन में दिल जैसे में मोल्ड भरा किया गया है। तो right. वो भरा हुआ तो वही फिर उनके फैसलों में भी आकर के निकलता है, उनके कामकाज में एक ये काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ की सपोर्ट सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ख़राब हैं, कम है, बहुत ख़राब है। तो वो सपोर्ट सिस्टम्स कि जो औरतें के साथ मारपीट होती है उनको रेस्क्यू करा के उनको वहाँ से निकाल करके कहीं रखना होता है, उनको पैरों पर खड़ा करना, तो उसके लिए इंतज़ाम जो अभी हैं बहुत कम है एक तो, और दूसरे बहुत ख़राब हालत में है, तो उनको खूब बढ़ाना और अच्छा करना, उस पर ज़्यादा पैसा सरकार खर्च करे। तीसरी चीज़ की जो औरतों और आदमियों के बारे में ये हिंसा जो होती है, मारपीट होती है या किसी तरह का उनको दबाया जाता है, उनको पनपने नहीं दिया जाता, उसके लिए कुछ कानून है, तो कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत वक्त लेते हैं, औरत टूट जाती है, लड़ते केस तारीख़ों पे तारीख़ें पड़ती हैं, उसका पैसा भी खर्च होता है, वैसे ही वो पैसा उसके पास नहीं है। ये चौथी चीज़ मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी में मालिकाना उसका होना चाहिए। यहाँ पर्सनल लॉज के अलावा नहीं, बल्कि एक सिविल लॉ बनना चाहिए जिसमें कि हर लड़की को कंपलसरीली आधा बराबर का हिस्सा, 3/4 चवन्नी भर ये नहीं, हिंदू लॉ में चेंज हुआ था, लेकिन एक सिविल लॉ बनना चाहिए जो हर तरह के लोगों को हो, वो करना चाहिए। और आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगी, हालांकि हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि लगातार इस तरह के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, तरह तरह से, क्लब हैं तो स्कूल हैं तो संस्थाएं हैं, वो कम्युनिटी जनता के बीच में करें, जिसमें औरतों और आदमी दोनों को, ये नहीं सिर्फ औरतों को अपने हक बताते रहें, आदमियों के साथ काम करना
ज़रूरी है। और दूसरी तरफ केवल ये नहीं कि औरत बेचारी पीटी जा रही है, दबाई जा रही है, बल्कि हमें ये भी औरतों के साथ काम करना है कि वो खुद, उनमें से बहुत सारी औरतें हैं जो इस बात में गर्व करती हैं कि देखो हम तो पिट लेते हैं, बोलते नहीं है, हमारे तो हाथ भी तोड़ देते हैं, नहीं बोलते हैं, और हम क्या हैं, औरत कर ही क्या सकती है, हमारे में पेशेंस बहुत है। ये बहुत, तो वो समझती हैं कि वो जुल्म सह के देवी बन जाती हैं, और समाज कहता है कि तुम देवी हो। तो औरत को खड़े होके ये कह सके, इस तरह के उनके दिमाग में बार बार बात डालनी, उनके साथ बातचीत होनी है कि देवी देवी में कुछ नहीं रखा है, हम इंसान हैं हाड़ मास के, हमारी ज़रूरत है, हमें भी इज्जत मिलनी चाहिए, स्वाभिमान है। तो तुम देवी होने में कोई गर्व मत करो, बिल्कुल देवी नहीं हो, ना वो देवता है। एग्जैक्टली। तो दोनों को देवी देवता के मोल्ड से बाहर आके इंसान की ज़रूरियात को समझ करके, और जो ऐसे मर्द हैं जो कि हम लोगों के साथ हैं, ऐसे भी पुरुष हैं जो कहते हैं यहाँ बराबरी होनी चाहिए, उनको हमें अपना एलाय बनाना पड़ेगा, साथी बनाना पड़ेगा। उनको कोंचने से काम नहीं बनेगा, आदमी को गुनहगार मानने से काम नहीं बनेगा। कुछ ये बातें मुझे अभी समझ में आ रही हैं। एफर्ट्स दोनों एंड से होने चाहिए, जैसे आपने बताया, और स्पेशली जो लगता है मैम कि आज ठीक है, महिलाएं बहुत हद तक बाहर आ गई हैं, अपने राइट्स के लिए भी लड़ रही हैं। उन्होंने अपने घर पे भी, अपने घर में अपने परिवार से, अपने हस्बैंड से रिवोल्ट भी किया है कि वो किसी मतलब आगे बढ़ें, कुछ कर सकें। उन्हें दबाया जा रहा है, बार बार दबाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो अगर फाइट कर रहा है वो अपनी जगह पा लेगा, और जो नहीं फाइट कर पाएगा, गिव अप कर देगा, वो अपनी जगह कभी भी नहीं पा पाएगा। बिल्कुल। देखिए, ये पूरा इतिहास बताता है, पूरी दुनिया का इतिहास बताता है कि जो तबका, जो समूह जी अपने ऊपर होने वाले जुल्म के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो आज भी वही है। और जो तबका खड़ा हुआ, चाहे वो स्लेव रहे हों, यानी दासियाँ रहे हों, चाहे वो प्रजा, जो पहले राजा हुआ करते थे, प्रजा, तो ये सब टूटा तभी है जब वो बोले हैं। जो तबके आज भी नहीं बोल रहे हैं, वो वहीं दबे कुचले, और उनका दमन आज भी हो रहा है। तो खुद अपनी आवाज़ उठानी तो पड़ेगी। और जो आदमी हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं, तो सिर्फ ये कि भाई ये तो हमारा जुल्म करते हैं, ये नहीं, हमें उनका सहयोग भी लेना पड़ेगा। तो आई थिंक आज जो मैम ने हमें बताया है वो मेनली यही है कि किसी एक को हम अगर ब्लेम करें कि नहीं ये उनकी कारण, उनकी वजह से हो रहा है, या उनके बिहेवियर्स या उनकी सोच की वजह से हो रहा है, तो ये सही नहीं है। हमें खुद भी आगे आके इस सिस्टम को बदलने की, इस विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक अब ये समय आ गया है कि हर किसी को अगर अपनी जगह चाहिए तो वो आज से, अभी से शुरुआत करे। सो मैम, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन, मतलब आप यहाँ आए और इतना कीमती समय आपने दिया, और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को आपने बताई, एंड आई एम श्योर कि इससे बहुत लोग बहुत कुछ समझ पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे, और बहुत कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।